कन्नौज जिले के छोटे कस्बे तिरवा में हलचल थी। लकड़ी व्यापारी और उसका साथी जो जंगल में लकड़ी की जांच करने गए थे, रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। व्यापारी की मां रोते हुए तिरवा थाने में पहुंची और कांस्टेबल कोनिका तोमर से कहा, मेरा बेटा और उसका साथी कल से लापता है। मैंने हर जगह पता कर लिया है। मुझे डर है कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए उनके साथ। कांस्टेबल कोनिका ने व्यापारी की मां को सांत्वना देते हुए कहा, हम रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। आप अपने रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर लीजिए। इतने में सब इंस्पेक्टर दयासागर, जो हाल ही में एक अन्य मामले की जांच कर रहे थे, और बाहर आए। जब उन्होंने सुना कि व्यापारी जंगल में गया था, उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उनका शक जंगल पर पहले से ही था, क्योंकि वहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी थीं। लेकिन अब मामला और गंभीर हो गया था। दयासागर ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें जंगल में जाकर जांच शुरू करनी होगी। उन्होंने अपनी 4 लोगों की टीम बनाई और जंगल की ओर बढ़े। दूसरी ओर अदिति एचडी 1 साल से शिव की आराधना कर रही थी। वह अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस प्राप्त करने के लिए रुद्र मंत्र का जाप कर रही थी। उसे विश्वास था कि भगवान शिव एक दिन उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। लेकिन पृथ्वी पर कालिमायुक्त शक्तियों को फैलाने वाला रक्तेश, जो एक राक्षस और चुड़ैल की संतान था, अदिति की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उसकी तलाश में था। वह अदिति को नष्ट करके उसकी शक्तियां हासिल करना चाहता था। उसका उद्देश्य था ब्रह्मांड पर अपनी सत्ता स्थापित करना। रक्तेश को पता चल चुका था कि अदिति भगवान शिव की परम भक्त है, इसलिए उसे तपस्या करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। वह अपनी तांत्रिक गतिविधियों को एक गुप्त स्थान पर अंजाम दे रहा था, ताकि अदिति को नष्ट करने का उपाय खोज सके। इसी बीच तिरवा के एक स्कूल कॉलेज में, जिसमें निधि और निशु अपनी केमिस्ट्री की क्लास में थी, निधि ने जंगल से रबर प्लांट से रबर निकाला और अपने बनाई हुई रबर उसने निशु को दिखाई। जब केमिस्ट्री टीचर ने इस बारे में पूछा कि निधि ने बताया कि रबर प्लांट उन्हें पीछे के जंगल से मिला था, तो टीचर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। टीचर ने पूछा, किसी ने आज का अखबार पढ़ा है क्या? तभी एक लड़का, श्री, उसने जवाब दिया, मैडम जी, मैंने पढ़ा है। शहर के कई लोग गायब हो रहे हैं और उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। और कल एक ऑटो वाले की आधी कटी हुई लाश जंगल में मिली है, लेकिन उसकी खोपड़ी अभी तक नहीं मिली। यह सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। जंगल से गायब होते लोग, रहस्यमय लाशें और अदिति की तपस्या, ये सभी घटनाएं किसी बड़े और खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा लगने लगी। जैसे ही निधि ने सुना कि वहाँ पर ऑटो वाले की कटी हुई लाश मिली है, तो उसका चेहरा बहुत ही दुख और निराशा से भर गया और उसने निशु की तरफ देखा और कहा, कल जिस ऑटो वाले के साथ हम गए थे, कहीं ये ऑटो वाला वही तो नहीं? निशु ने कहा, पता नहीं, घर जाकर अखबार देखना पड़ेगा। इधर दयासागर जंगल में अपनी टीम के साथ पहुंचे, लेकिन जैसे उन्होंने जांच शुरू की, उन्हें महसूस हुआ कि यह साधारण मामला नहीं है। हर कदम पर अजीब ध्वनियाँ और छाया उनका पीछा कर रहे थे। टीम के एक सदस्य ने अचानक
चीख मारी, सर यहाँ कुछ है। दयासागर ने कहा कि वहाँ जमीन में गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी भारी चीज को खींचा गया हो। यह निशान उसी दिशा में जा रहे थे जहाँ व्यापारी गायब हुआ था। दयासागर ने अपने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ पर उसे और कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी उन्हें पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। जंगल के गहरे हिस्से में कुछ छिपा हुआ था कि नहीं, यह देखने के लिए वहाँ पर एक कांस्टेबल गया हुआ था। उसने देखा कि वहाँ पर ऑटो वाले की खोपड़ी पड़ी हुई है, जो पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी है। उसमें खून का एक भी बूंद नहीं है। यह देख सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए और पुलिस कांस्टेबल दयासागर सोचने लगा कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना चाहिए। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि खोपड़ी को कलेक्ट करो और यहाँ से निकलते हैं।